नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात आज। अहमदाबाद में होने वाली इस मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। जर्मन चांसलर की है यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज देश मना रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रधानमंत्री मोदी होंगे भारतीय यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में शामिल। प्रधानमंत्री करेंगे युवा प्रतिनिधियों से बातचीत। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। उत्तर बंगाल के चाय श्रमिकों को मिली राहत। सिंकोना प्लांटेशन रिकॉर्ड्स को एसआईआर सुनवाई में वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दिए जाने का किया फैसला। ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज। मानवाधिकार समूह का दावा, अब तक 500 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने दी अमेरिकी दखल की धमकी। इजरायल भी हाई अलर्ट पर। और इसरो का साल का पहला लॉन्च आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। पीएसएलवी C62 EOS-N1 मिशन। इसरो का है ये 9वां डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से अहमदाबाद में मुलाकात करेंगे। फ्रेडरिक मर्ज आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। जर्मन चांसलर मर्ज की भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता में सहयोग को और मजबूत करने पर फोकस होगा। साथ ही रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित और सतत विकास सहित दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों के अहम क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने पर भी बात होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे और दोनों देशों के व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी भाग लेंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान और क्या कुछ रहने वाला है खास, इस पर देखिए हमारे संवाददाता अमृतपाल की ये खास रिपोर्ट। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सोमवार को अपनी पहली भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कुछ देर में साबरमती आश्रम लेके जाएंगे। उसके बाद दोनों लीडर्स साबरमती रिवर फ्रंट में जाएंगे और उत्तरायण, जो कि काइट फेस्टिवल है या पतंग उड़ाने का उत्सव है, उसमें शिरकत करेंगे। हजारों की तादाद में अहमदाबाद के वासी साबरमती रिवर फ्रंट पे पहुंचते हैं और पतंग उड़ाते हैं। ये जर्मन चांसलर के लिए एक दिलचस्प कल्चरल एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके बाद दोनों लीडर्स औपचारिक वार्ता करेंगे। डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी जिसमें पूरा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको डिस्कस किया जाएगा। जर्मनी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। डिफेंस और सिक्योरिटी में दोनों की कोऑपरेशन काफ़ी मजबूत है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफ़ी मजबूत है। जर्मनी EU स्पेस में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस पे वार्ता होगी। इसको और मजबूती कैसे प्रदान की जाए, इसकी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। दोनों लीडर्स CEO से, बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। कोऑपरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन पे, माइग्रेशन मोबिलिटी पे, स्पेस में, कल्चर में कैसे और मजबूत की जा सके और सेक्टर्स में कैसे ये कोऑपरेशन बढ़ाई जा सके, इस बारे में भी वार्ता होगी। और वार्ता में वैश्विक मुद्दे भी पर भी बात हो सकती है। मंगलवार को जर्मन चांसलर बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो एक नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर का दौरा करेंगे। जर्मन चांसलर का अपना पहला एशिया दौरा भारत से शुरू करना साफ संकेत देता है कि जर्मनी अपने भारत के साथ रिश्ते को कितनी अहमियत देता है
और उससे भी ज़्यादा वार्ता में दोनों जो पक्ष हैं वो ये देखेंगे कि इस रिश्ते को और मजबूती कैसे दी जा सके। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, गांधीनगर। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री देश भर के लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 से संबंधित निबंध संकलन भी जारी करेंगे। भारत के युवाओं और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच बातचीत को आसान बनाने के लिए इस डायलॉग की शुरुआत की गई थी। स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने हमेशा समाज को बदलने के लिए युवाओं की क्षमता की सराहना की। उनके विचार विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकें, इसी उद्देश्य से हर साल उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन किया जाता है। इस साल का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 9 से 12 जनवरी के दौरान आयोजित किया गया है, जिसके समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये 2 संदेश हैं इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री देश भर के लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। चुने हुए प्रतिभागी 10 अलग-अलग विषयों पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी अंतिम प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें वे राष्ट्रीय महत्व के मुख्य क्षेत्रों के संबंध में युवाओं के दृष्टिकोणों और कार्यान्वित किए जाने योग्य विचारों को साझा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से संबंधित निबंध संकलन जारी करेंगे। इस संकलन में युवा प्रतिभागियों द्वारा भारत की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और राष्ट्र निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर लिखे गए चुने हुए निबंध शामिल होंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर से 50 लाख से भी अधिक युवाओं ने अलग अलग स्तर पर हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप में शामिल होने वाले युवा नेताओं को एक कठिन और योग्यता आधारित 3 चरणों वाली चयन प्रक्रिया के जरिए चुना गया है। इस चयन प्रक्रिया में देश भर में आयोजित डिजिटल क्विज, एक निबंध प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय विजन संबंधी प्रस्तुतियां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है। इस काल में भारत के अनेक महापुरुषों ने सामाजिक परंपरा, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इस कड़ी में स्वामी विवेकानंद का स्थान बेहद खास और महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी विवेकानंद की याद आते ही एक ऐसे तेजस्वी, तपस्वी व्यक्ति का चित्र आंखों में उभर आता है, जिसके शरीर पर वस्त्र तो हिंदू सन्यासी के हैं, लेकिन जिसके अंतर में समूची मानवता के लिए दर्द भरा हुआ है। मनुष्यता ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है और मनुष्य की जड़ता का नाश करना ही जिसका एकमात्र आदर्श।
मात्र 39 साल के अल्पकालीन जीवन में उन्होंने जो किया वह कल्पना से परे है। इस विलक्षण सन्यासी में अद्भुत लक्षण तो बचपन से ही दिखाई देने लगे थे, तभी तो विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें तारीफ मिल चुकी थी कि नरेंद्र नाथ इज बाउंड टू मेक अ मार्क इन हिज लाइफ। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के दत्त परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। शुरू से ही जिज्ञासु और पढ़ने में मेधावी विवेकानंद के जीवन में अहम बदलाव तब आया जब 1881 में वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस से मिली अध्यात्म और वेदांत की शिक्षा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देह त्यागने के बाद विवेकानंद ने कोट पतलून उतार फेंका और यहीं से उनके परिव्राजक और सन्यासी बनने का सफर शुरू हो गया। इसके साथ ही दुनिया के लिए उनका एक ही संदेश रह गया कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। 19वीं सदी की शुरुआत में जब सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था, तब स्वामी विवेकानंद ने प्रण लिया कि देश को उसका खोया हुआ सम्मान यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना उसे दोबारा लौटाना है और जन समुदाय को ऊपर उठाना है। और उन्होंने संदेश दिया कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। इसके बाद विवेकानंद ने यायावर सन्यासी के रूप में पूरे विश्व में भारतीय गौरव को फैलाने और मानवता का संदेश देने में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। बंगाल समेत देश के दूसरे हिस्से में सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विवेकानंद के चिंतन और दर्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के आध्यात्म की तरफ खींचा। सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके भाषण ने दुनिया भर के धार्मिक और आध्यात्मिक संतों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिकी बहनों और भाइयों के रूप में संबोधित करते हुए की, जिससे पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 133 साल पहले भारत के एक संत ने 7 समंदर पार जाकर विश्व प्रेम और भाईचारे का ऐसा संदेश दिया कि दुनिया आज भी उसे आदर्श मानती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने इसी भाषण में पूरी दुनिया का परिचय हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से करवाया था। विवेकानंद के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति की सेवा और विश्व मानव बनाने के उद्देश्य से 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के मौके पर उन्होंने कहा कि मनुष्य का निर्माण करना ही मेरा धर्म है। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए दरिद्र नारायण की सेवा का उद्घोष किया और कहा कि महात्मा वही है जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। जीवन भर आपसी प्रेम, सौहार्द, अध्यात्म, मानवता और सर्वधर्म समभाव का संदेश देने वाला यह सन्यासी वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर 4 जुलाई 1902 को इस धरा से प्रस्थान कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी भारत मंडपम, नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आज श्रीहरिकोटा से अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C62 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह इसरो की कमर्शियल यूनिट का 9वां बड़ा मिशन है, जिसका मुख्य काम धरती पर पैनी नजर रखने वाले EOS N1 सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाना है। इस बार PSLV के खास DL वेरिएंट का इस्तेमाल हो रहा है और ये इस रॉकेट की कुल 64वीं उड़ान होगी। मुख्य सैटेलाइट के साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों के 15 और छोटे उपग्रह भी अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे। इस मिशन में स्पेनिश स्टार्टअप के किड कैप्सूल का भी परीक्षण होगा, जो अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटने वाली तकनीक को परखेगा। प्री लॉन्च की सभी तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है और अब बस काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार है। इस मिशन की खास बात यह है कि इसके लॉन्च होने के बाद भारत की निगरानी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 7 जिलों के चाय बागान श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने इन श्रमिकों की SIR से संबंधित आशंकाओं को दूर कर दिया है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के चाय बागानों में कार्यरत कई श्रमिकों को सुनवाई के लिए नोटिस मिले थे। रविवार को आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि इन 7 जिलों के चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सिंकोना प्लांटेशन रिकॉर्ड्स को SIR सुनवाई के वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाएगी। दरअसल ये मामला तब प्रकाश में आया जब दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि चाय श्रमिकों के कार्य जीवन से जुड़े दस्तावेजों को भी SIR में मान्यता दी जाए। उनका तर्क था कि ब्रिटिश काल से ही इन श्रमिकों के पास बागान में काम करने के प्रमाण के अलावा अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद राजू बिस्ता की मांग का पुरजोर समर्थन किया था और TMC सरकार पर चाय श्रमिकों के हित में काम न करने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले को चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया और अब उन्हें राहत देते हुए उन्हें कार्य से संबंधित दस्तावेज को वैध करार दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका के वॉशिंगटन में G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में आज भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य रणनीतिक संसाधनों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि विकसित भारत का दृष्टिकोण साकार करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं आवश्यक है। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता और आपूर्ति सुरक्षा पर चर्चा होगी। भारत की ओर से विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं की जरूरत पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा के साथ यूरोपीय संघ शामिल है। लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे महत्वपूर्ण खनिज रक्षा प्रणालियों, सेमीकंडक्टर्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियों और उन्नत विनिर्माण के लिए आवश्यक है। क्या रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए? बने रहिए हमारे साथ। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दिया लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा बैठकों ने विकास की लंबी लकीर खींची है। वर्षों से लंबित परियोजनाएं अब हकीकत हैं। इसी सूची में झारखंड के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। फॉरेस्ट क्लियरेंस और विभिन्न कारणों से रुकी और थमी निर्माण गतिविधियों को प्रगति के जरिए रफ्तार मिली और अब संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में जो एक खास बात रही वो ये कि अटकाने, भटकाने और लटकाने की परिपाटी देश में खत्म हो गई है। दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा की वजह से रॉकेट की रफ्तार से पूर्ण हुए हैं। झारखंड के रामगढ़ स्थित पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसका जीवंत उदाहरण है, जहां प्रगति प्लेटफॉर्म की वजह से निर्माण कार्यों को गति मिली है। परियोजना के एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ बाधाएं जैसे कि लैंड रिलेटेड क्लियरेंसेस और ट्रांसमिशन लाइन रिलेटेड कुछ ऑब्स्टेकल्स आई, लेकिन प्रगति की समीक्षा बैठकों में और कंटिन्यूस रिव्यू मीटिंग्स और जिसमें हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट और टाइमली रेजोल्यूशन के माध्यम से इन सभी बाधाओं का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। इस प्रोजेक्ट की राह में कई जटिल चुनौतियां थी। सबसे बड़ी समस्या 1234 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की थी, जहां दशकों से अवैध कब्जा था। इसके अलावा फॉरेस्ट क्लियरेंस समेत अन्य बाधाएं भी काम की रफ्तार को रोके हुए थी। प्रगति से इसका हल निकला और आज ये झारखंड समेत देश को उजाले की राह पर ले जाने में योगदान देने लगा है। प्रगति की निगरानी का असर जमीन पर साफ दिखा। मई 2022 की समीक्षा के समय जो प्रोजेक्ट 47% पर था, वो अगले 3 साल में तेजी से बढ़कर 86% फिजिकल प्रोग्रेस तक पहुंच गया। ऊर्जा, सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिहाज से इस प्लांट को काफी अहम माना जाता है। 21,936 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिससे कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पहले यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया है। ये यूनिट पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। एनटीपीसी पीवीएनएल के आने से सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है रोजगार में हुआ है। ग्रामीणों को सीधा जमींदा पे काम करने का अवसर मिला है। बहुत ही सारा एनटीपीसी आने से बेरोजगार को रोजगार कुछ मिला है और हर एक साल कुछ न कुछ हम लोग को सुविधा मिलता है इस जगह। प्रोजेक्ट को गति मिलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ी। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री ने इस प्लांट की आधारशिला रखी थी और अब प्रगति के जरिए लगातार समीक्षा से ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरा है। इस साल के आखिर तक पूरी तरह तैयार होने वाला ये प्रोजेक्ट न केवल झारखंड को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत को पावर बैकअप देने में भी सक्षम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईरान में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। एक मानवाधिकार समूह ने रविवार को कहा है कि ईरान में जारी संघर्ष में अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मृतकों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। वहीं इन प्रदर्शनों में लगभग 10,600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने शहीद सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया है। वहीं दूसरी ओर ईरानी सरकार किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान ने धमकी दी है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दखल देने की अपनी धमकी को पूरा करते हैं तो वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट से नाराज ईरान की जनता ने 28 दिसंबर 2025 से ये विरोध प्रदर्शन शुरू किए। हालांकि ईरान की सरकार के लिए इजरायल और अमेरिका को इसके लिए दोषी ठहरा रही है।
बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। कल खेले गए रोमांचक मैच में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से मात दी। बार्सिलोना के लिए राफिन्हा ने 2 गोल किए और बार्सिलोना का 16वां सुपर कप खिताब ये है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।